अरे तेरी पे कौन है रे? ए प्रेम। कुलदीप को देखकर प्रेम घर के अंदर चला जाता है। आज तो तू गया बेटा मेरे हाथ से। रोज रोज मेरे ऊपर गुटखा खाकर थूक देता है। कुलदीप प्रेम के छोटे से घर में आता है, सीधे प्रेम का गला पकड़ लेता है। तुझे थूकने के लिए हमेशा मैं ही दिखता हूँ क्या है? आज तो तू गया बेटा। प्रेम के मुंह में गुटखा भरा हुआ था। तभी कुलदीप प्रेम को जोरदार चांटा मारता है। प्रेम के मुंह में भरा सारा गुटखा कुलदीप के ऊपर निकल जाता है। क्या नाश हो तेरा। अब क्या हुआ कुलदीप? क्या हुआ? दिखाई नहीं देता क्या? तेरे बेटे ने अपने गुटके के थूक से मुझे पूरा रंग बिरंगा कर दिया। देख कैसे थूका इसने मेरे मुंह पर। प्रेम, मैंने तुझे कितनी बार कहा है बेटा कि गुटखा खाकर ऐसे रास्ते पर ना थूका कर। क्यों खाता है रे तू इतना गुटखा? हाँ, गुटखा मुंह में होने से प्रेम की आवाज नहीं निकल रही थी। अरे गुटखा थूक कर बात कर, गुटखा थूक कर बात कर। सारी गली को अपने गुटके के थूक से लाल काला कर दिया। आज के बाद कभी तूने मेरे ऊपर या मेरे घर के सामने थूका ना तो मैं तेरे मुंह में डंडा घुसेड़ दूंगा, समझा? अब कुलदीप भाई माफ कर दीजिए इसे, ये आगे से कभी नहीं थूकेगा। कुलदीप गुस्से में वहां से चला जाता है। अरे नालायक है, कितना गुटखा खा जाता है तू। तेरे इस गुटके के थूक से आधा मोहल्ला हमारा दुश्मन बन चुका है। अरे अब बंद भी करना ये गुटखा खाना। अरे पिताजी, मैं तो सड़क पर थूक रहा था, अब कुलदीप काका खुद सामने आ गए तो मैं क्या करूं भाई? हैं? पर तू खा ही क्यों रहा है गुटखा? गुटखा खाने से तेरे दोनों गाल गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। अगर गुटखा नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा तू। प्रेम बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है। बचपन से कह कहकर थक चुके हम इसे कि इतना गुटखा मत खाया कर। अरे एक साथ भला कौन 10-10 गुटके खाता है? इसे हमने पैसे देना बंद कर दिया, फिर भी पता नहीं कहां से ये गुटखा खरीद कर खाता जा रहा है। कमाई धमाई कुछ करता नहीं, बस सारा दिन गुटखा खाए घूमता रहता है। प्रेम सारंगपुर गांव में अपने छोटे से घर में अपने गरीब माता पिता हरिया दामिनी के साथ रहता था। प्रेम को 15 साल की उम्र से गुटखा खाने की आदत लग चुकी थी। धीरे धीरे उसने एक साथ 2 गुटखा खाने शुरू किए और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसके गुटखे खाने की तादाद भी बढ़ती गई। वो हर एक साल बीतने पर एक गुटखा और बढ़ाकर खाने लगा और अब 25 साल की उम्र होने के बाद प्रेम एक ही बार में एक साथ 10 गुटखे खाने लगा। एक साथ 10 गुटखे खाने से प्रेम के दोनों गाल गुब्बारे की तरह फूल चुके थे। उसके चेहरे का आकार ही बदल चुका था। प्रेम के माता पिता प्रेम के इतने ज्यादा गुटखा खाने से काफी परेशान हो चुके थे। उन्होंने प्रेम को पैसे देने भी बंद कर दिए थे। फिर भी प्रेम इधर उधर से जुगाड़ करके गुटखे खा जाता था। हरिया उसी गांव के एक सेठ किशोरी लाल के खेत में मजदूरी करता था। हरिया की आमदनी बहुत कम थी और जवान होने के बाद भी प्रेम कोई काम नहीं करता था। वो बस गुटखा खाकर गली गली थूकता फिरता था। वो जिस इलाके में रहता है वहां के लोग भी उससे काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि प्रेम ने पूरी गली को अपने गुटके की थूक से लाल कर दिया था। इधर प्रेम घर से बाहर जाता है, तभी उसके 2 दोस्त राहुल और मोहित उसे मिलते हैं। ये देखो आ गया हमारा दोस्त गुटखा मैन। क्या हाल है प्रेम? बस बढ़िया है। अरे ये क्या प्रेम है? तेरे मुंह में गुटखा नहीं है? मोहित, मेरे पास गुटके खत्म हो चुके हैं, इसीलिए गुटके खरीदने के लिए पैसों का जुगाड़ करने जा रहा हूँ। ओहो, तो इस बार भी बलराम काका को चूना लगाने जा रहा है तू? है भाई मत कर ऐसे काम। वो बलराम काका ना बड़े खतरनाक हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तू उन्हीं का कबाड़ निकाल कर उन्हीं की दुकान में ले जाकर बेचता है तो वो तेरी हड्डी पसली तोड़ देंगे। बलराम काका को कभी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरे पास उनके कबाड़ की दुकान की दूसरी चाबी है और दिन में उनकी दुकान बंद रहती है। बस ये देखकर मैं दुकान का ताला खोलता हूँ और अंदर घुसकर उनकी दुकान का कबाड़ निकाल कर गाँव में उन्हीं की कबाड़ की दुकान में बेच आता हूँ। तेरे जैसा शातिर चोर नहीं है भाई। है अब अपने गुटके का सवाल है, इतना तो करना ही पड़ेगा ना। चलो मैं चलता हूँ। तभी प्रेम रोज की तरह उसी गांव के बलराम की दुकान के पास आता है और आसपास नजर घुमाकर दुकान का ताला खोलकर अंदर चला जाता है और वहां से कई सारा कबाड़ निकालकर गांव में बलराम की ही दुकान में जाता है और उसे उसी का कबाड़ बेचकर सीधे पान की दुकान में जाता है। भाई 10 गुटके देना मुझे। अजीत प्रेम को 10 गुटके देता है। तभी प्रेम एक के बाद एक 10 गुटके मुंह में डाल देता है। ये देखकर अजीत के होश उड़ जाते हैं। अरे भाई ओ
जरा आराम से खा। ये मूंगफली नहीं है जिसे तू एक के बाद एक खाते जा रहा है, ये गुटखा है भैया। अरे पता है। अरे भाई, आज दुनिया का आखिरी दिन नहीं है जो तू एक के बाद एक इतने सारे गुटके ठूसते चला जा रहा है अपने मुंह में। भैया दीवान की देखिए, पर ऐसी नहीं, इसको तो गुटके की फैक्ट्री में काम करना चाहिए। इधर प्रेम अपनी गली में आता है और बार बार सड़क पर थूकता जाता है। उसके रोज रोज के थूक से पूरी गली लाल हो चुकी थी। तभी शेखर नाम का एक आदमी कहता है, अरे ओ प्रेम, बस करना ये गुटखा खाकर थूकना। पूरे मोहल्ले को लाल किले की तरह लाल लाल करके रख दिया तूने। अपने घर जाकर थूक। इसी तरह प्रेम से पूरा गांव परेशान था। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात में प्रेम अपने घर में बैठा था। अरे माँ, खाना दो ना, भूख लगी है मुझे। प्रेम बेटा, खाना क्यों खा रहा है? जा गुटखा खाकर ही अपना पेट भर ले। अरे गुटके से तो पेट भर लेता, पर पिताजी आप पैसे कहाँ दे रहे हो गुटखा खाने के लिए? अरे निकम्मे, तेरे पिताजी इस बुढ़ापे में खेत में जाकर कड़ी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और तू जवान बेटा होकर इस बुढ़ापे में अपने माता पिता को कोई सुख ही नहीं दे रहा। इस उम्र में बच्चे पैसा कमाकर अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बन जाते हैं, और एक तू है जो हमें इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं दे रहा। अभी भी समय है, सुधर जा प्रेम। ये गुटखा तेरी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अगर तेरी यही आदत बनी रही ना, तो तुझसे एक भी काम नहीं हो पाएगा। अरे क्या पिताजी, आप भी हैं? जब देखो तब कमाई की रट लगा कर रखते हो। जब तू हमें सुख नहीं दे सकता ना, तो हमें दुख भी मत दे। अब हमें और ताकत नहीं है तुझे पालने की। चल इसी समय घर से बाहर निकल। अरे माँ। हाँ निकल, तेरे होने से भी कोई सुख नहीं है हमें। जा निकल यहाँ से। तभी हरिया दामिनी प्रेम को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी प्रेम गांव में एक पेड़ के नीचे आकर सो जाता है। अगले दिन सवेरे प्रेम की आंख खुलती है। प्रेम वही गांव में घूमने लगता है और लोगों से पैसे मांगने लगता है, पर कोई भी उसे पैसे नहीं देता। देखते ही देखते अगला दिन निकल आता है। भूख और गुटके की तड़प में प्रेम की हालत खराब होने लगती है। अब क्या करूं? कहां से लाऊं गुटके के लिए पैसे? तभी प्रेम की नजर सामने एक फैक्ट्री पर पड़ती है, जहां कुछ मजदूर भारी अनाज की बोरियां उठाने का काम कर रहे थे। प्रेम सामने उस फैक्ट्री में जाता है और वहां काम मांगने लगता है। तभी उसे वहां अनाज की बोरियां उठाने का काम मिल जाता है। चल उठाइए 30 किलो की बोरी और इसे ले जाकर बाहर ट्रक में डाल। चल। जी। प्रेम उस अनाज की बोरी को अपने कंधे पर उठाता है और फैक्ट्री के बाहर ट्रक में लाकर रखता है। तभी 2 से 3 बोरियां उठाने पर ही प्रेम की सांस फूलने लगती है और वो जोर जोर से हाँफने लगता है। अरे बाप रे, अरे मेरी तो सांस ही फूलने लगी। हाँ वे, क्या हुआ रे? 2 से 3 बोरियां उठाने से ही दम भर गया तेरा? हैं? तू क्या काम करेगा रे यहाँ? नहीं ऐसा नहीं है, मैं करूंगा ना। प्रेम अंदर जाता है और अंदर से एक बोरी उठाकर जैसे ही बाहर लाता है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और उसके हाथ से वो बोरी नीचे गिरकर फट जाती है और सारा बोरी का अनाज मिट्टी में गिर जाता है। ये देखकर फैक्ट्री का मालिक वहां आता है। महेश, ये किस कमजोर आदमी को तूने काम पर रख लिया रे? निकाल इसे फैक्ट्री से। तभी महेश प्रेम को धक्के मारकर वहां से भगा देता है। इसी तरह प्रेम गांव में जगह जगह जाकर काम करने लगता है, पर उससे कहीं भी काम नहीं हो पाता और हर जगह से उसे धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। शाम का समय प्रेम थका हारा किशोरीलाल के खेत के पास आकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर अपने पिता हरिया पर पड़ती है। हरिया खेत से 50 किलो की अनाज की बोरी अकेले ही अपने कंधे पर उठाकर दूर एक ट्रक में ले जाकर रखता जा रहा था। ये देखकर प्रेम के होश उड़ जाते हैं। तभी प्रेम हरिया के पास आता है। अब प्रेम, तू यहाँ? क्या हुआ प्रेम बेटा, तू रो क्यों रहा है? पिताजी, आप सही कहते थे कि ये गुटखे की आदत मुझे अंदर से खोखला बना देगी, मुझे कमजोर कर देगी, और वही हुआ पिताजी। मुझसे कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। मैं गुटखा खाए बिना नहीं रह पा रहा हूँ पिताजी। मैं क्या करूं? मैं मर जाऊंगा पिताजी। बेटा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये नशीली चीजें इंसान को कमजोर बना देती हैं। हाँ पिताजी, मुझे समझ आ गया है। मैं इतना जवान होने के बाद भी 30 किलो की बोरी नहीं उठा पा रहा हूं, और आप इतने बुजुर्ग होने के बाद भी 50 किलो की बोरी आराम से उठा रहे हो।
मैंने गुटखे जैसी बुरी लत को गले लगाकर अपने शरीर को कमजोर बना दिया है, पर मैं वचन देता हूँ पिताजी कि मैं गुटखा खाना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये हुई ना बात। उसके बाद हरिया प्रेम को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है, जहां डॉक्टर प्रेम को 1 महीने की दवाई देते हैं और 1 महीना पूरा होने के बाद प्रेम की गुटखे की लत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और उसके बाद वो अपने पिता के साथ खेत में मजदूरी करके मेहनत से पैसा कमाने लगा और अपने शरीर को मजबूत बनाने लगा। माँ, मुझे नहीं करनी है उस काली कलोटी साक्षी से शादी। बेटा, रंग रूप में क्या रखा है, इंसान की अच्छाई देखी जाती है। साक्षी बिटिया बहुत ही संस्कारी और सुशील है, उससे शादी करने के बाद तेरा भाग्य ही चमक उठेगा। अपनी माँ की खातिर कर ले बेटा साक्षी से शादी। भाई मान जाइए ना माँ की बात। बेटा, तू जानता है ना मैं एक बड़ी बीमारी से जूझ रही हूँ, पता नहीं कब ये बीमारी मुझे खा जाए, इसीलिए मेरे मरने से पहले मेरे सामने शादी कर ले बेटा, शादी कर ले। गरीब सुरेश अपनी माँ सुजाता और काली बहन पायल के साथ अपने झोपड़े घर में बैठा था। सुरेश और उसके परिवार वाले बहुत ही गरीब थे। सुजाता एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। अब सुजाता सुरेश की शादी उसी गांव में रहने वाली अपनी बचपन की सहेली यशोदा की बेटी साक्षी से करवाना चाहती थी और सुरेश इस बात से राजी नहीं था, क्योंकि साक्षी का रंग बहुत ही काला और सांवला था। बहरहाल माँ की इमोशनल बातें सुनकर सुरेश कुछ ही दिनों बाद काली सांवली साक्षी से शादी कर लेता है। सुरेश कारखाने में मजदूरी करता है, तभी शादी के दूसरे ही दिन बीमारी के चलते सुजाता की मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत देखकर सुरेश और पायल खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद तीनों अपने छोटे से घर में बैठे थे। जी, अब आप कब तक ऐसे ही उदास रहेंगे? अब हमें सारी बातें भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। काली कलोटी, तू हमारे जीवन में बर्बादी बनकर आई है। तेरे आते ही माँ हमें छोड़कर चली गई। मैं तुझ जैसी अपशगुनी को इस घर में नहीं रहने दूंगा। तभी सुरेश साक्षी को पीटने लगता है। भाई भाई क्या कर रहे हो आप? छोड़िए भाभी को। अपशगुनी कहीं की, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। भाई छोड़िए भाभी को, इसमें भाभी का कोई दोष नहीं है। माँ की मौत बीमारी की वजह से हुई है, भाभी की वजह से नहीं। इसी की वजह से हुई है माँ की मौत। इस काली कलोटी से शादी करके ही मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। इसकी तो मैं। सुरेश जैसे ही साक्षी को मारने लगता है, तभी पायल साक्षी के सामने आ जाती है। अब अगर एक बार भी आपने भाभी पर हाथ उठाया ना भाई, तो मैं चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को यहाँ जमा कर दूंगी। जाइए यहाँ से। सुरेश घर से बाहर चला जाता है। साक्षी खूब रोने लगती है। भाभी, आप भाई की बातों का बुरा मत मानिए। क्या मैं सच में अपशगुनी हूँ पायल? क्या माँ जी की मौत मेरे ही कारण हुई है? नहीं भाभी, आप ऐसा मत सोचिए। पायल साक्षी को पानी देकर उसे चुप करवाती है। रात का समय साक्षी बाहर आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी सुरेश शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए घर आता है। मनोज कहीं की, तू अब तक यहीं है? तभी सुरेश फिर से साक्षी को पीटने लगता है। साक्षी की आवाज सुनकर पायल बाहर आती है और सुरेश को धक्का दे देती है। तभी सुरेश घर में जाकर सो जाता है। पायल, इन्होंने तो शराब पीना भी शुरू कर दिया। माँ के जाने से तो भाई कुछ ज्यादा ही बिगड़ता जा रहा है। उसके बाद अगले दिन से सुरेश रोज अपने काम पर जाने लगा और शाम को शराब पीकर आता। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। अब सुरेश के शराब पीने से साक्षी पायल के भूखे रहने के दिन आ चुके थे। एक दिन सुरेश आंगन में साक्षी को पीट रहा था। तभी पायल सुरेश को ऐसा धक्का देती है कि सुरेश सर के बल एक बड़े से पत्थर से जाकर टकरा जाता है, जिसके बाद सुरेश की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर पायल साक्षी खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद अब घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। भाभी, घर में तो राशन ही नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? अब जीवन का गुजारा करने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। अगले दिन दोनों ननद भाभी गांव में जाते हैं तो उन्हें एक ईंट बनाने वाली भट्टी पर मजदूरी का काम मिल जाता है, जिसके बाद दोनों उस भट्टी पर 100 रुपए रोज से मजदूरी करके अपने लिए 2 वक्त के खाने का जुगाड़ कर लेते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक शाम दोनों घर में बैठे खाना खा रहे थे। पायल, अब कोई अच्छा सा लड़का देखकर मुझे तुम्हारी शादी करवा देनी होगी। नहीं भाभी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पायल, तुम मेरे कारण अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? भाभी, मैं चली जाऊंगी तो आप अकेले कैसे रह पाएंगी? आप भी दूसरी शादी कर लीजिए फिर, ताकि हम दोनों ही अपने अपने जीवन में खुश रह सके। पायल,
काले रंग और विधवा की बात सुनकर कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, इसीलिए तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अकेले जीवन बिता लूंगी। नहीं भाभी, अगर आप शादी करोगे तो ही मैं शादी करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। उसके बाद दोनों रोज रोज अपने काम पर जाने लगे। अब पायल के लिए कुछ रिश्ते आते हैं, पर काले रंग की वजह से किसी भी रिश्ते में बात नहीं बन पा रही थी। इसी तरह 6 से 7 महीने बीत जाते हैं, पर अब तक ना पायल की शादी हो पा रही थी और ना साक्षी की, और उसकी वजह थी दोनों का काला रंग। एक दिन दोनों पास वाले शहर में किसी काम से जाते हैं, तभी उन्हें एक जगह एक मॉडलिंग शो का पोस्टर दिखाई देता है, जहां लिखा था आने वाले 8 दिन में शहर में एक बहुत ही बड़ा मॉडलिंग शो होने जा रहा है। जो इस शो में विजेता होगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम और साथ में मिस ब्यूटी का खिताब दिया जाएगा। वाह, यहाँ तो मॉडलिंग शो होने जा रहा है। आपको पता है भाभी, बचपन से मेरा सपना मॉडल बनने का था, पर इस काले रंग ने मेरे हर सपने को चकनाचूर करके रख दिया है। आज अगर मेरा रंग गोरा होता ना तो मैं भी इस शो में जरूर भाग लेती। काला रंग हुआ तो क्या हुआ, तुम भी ये शो जीत सकती हो पायल। चलो हम इस शो में तुम्हारा भी नाम लिखवा कर आते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझ जैसी काली लड़की कैसे ये शो जीत सकती है। पायल, जब खुद पर भरोसा हो ना तो किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। शायद हमारा शहर में आने का मकसद ही यही रहा हो कि तुम इस शो में भाग ले सको, और शायद यहाँ से तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो जाए। तो ठीक है, आपको भी मेरे साथ इस शो में हिस्सा लेना होगा। तभी दोनों शहर के उस मॉडलिंग शो के ऑफिस में जाकर वहां अपना नाम लिखाकर अपने गांव, अपने घर चले जाते हैं। रात का समय। भाभी, मैं शो में कौन से कपड़े पहनूं? मेरे पास तो नए और अच्छे कपड़े हैं ही नहीं। शो की पॉलिसी में तो न्यू ड्रेस पहनकर आने को कहा गया है। नए कपड़े तो मेरे पास भी नहीं है, अब क्या करें? हमारे पास में तो पैसे भी नहीं है, वरना हम नए कपड़े खरीद लेते। दोनों के पास पुराने कपड़े थे और पास में पैसे भी नहीं थे। पायल, शो को 8 दिन का समय बाकी है, तब तक हम दिन रात काम करके कुछ पैसे जमा करके उन पैसों से नए कपड़े ले आएंगे। तभी अगले दिन से साक्षी पायल रात दिन भट्टी पर कड़ी मजदूरी करने लगे। इसी तरह सारा दिन बीत जाता है। शाम का समय। तभी भट्टी का मालिक दोनों को 6,000 रुपए उनकी मजदूरी देता है। साक्षी पायल, ये लो मेरी तरफ से 4,000 रुपए। इन पैसों में अपने लिए बढ़िया सी ड्रेस खरीदना और शो जीत कर ही आना। 10,000 रुपए पाकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं। तभी दोनों सड़क से अपने घर की ओर जाने लगते हैं। उतने में 2 गुंडे बदमाश वहां आकर साक्षी के हाथ से वो सारे पैसे छीनकर भाग जाते हैं। चोर चोर चोर, पकड़ो इन्हें! दोनों उन बदमाशों का पीछा करते हैं तो वो दोनों बाइक पर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर साक्षी पायल खूब रोने लगते हैं। भाभी, हमारे पैसे तो वो बदमाश लेकर चले गए, अब कल शो के लिए हम कपड़े कैसे खरीदेंगे? दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोने लगते हैं। तभी एक बुजुर्ग बाबा वहां आते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? तभी साक्षी बाबा को सारी बात बताती है। बिटिया, भाग्य भी तुम दोनों के साथ ये कैसा अजीब खेल खेल रहा है। पहले तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो गए और अब ये सब। तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की सारी परेशानी दूर कर दूंगा। तभी बाबा अपने थैले से 2 खूबसूरत सी ड्रेस निकालकर साक्षी और पायल को देते हैं। बच्चों, ये कोई मामूली ड्रेस नहीं है, ये जादुई ड्रेस है। इसे पहनने के बाद तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। भाभी, उन्हें हमारी बीती जिंदगी की परेशानियों के बारे में कैसे पता चला? हमने तो उन्हें वो बताए ही नहीं थे। तभी दोनों वो कपड़े लेकर घर आते हैं और अगले दिन शहर आकर दोनों शो के चेंज रूम में जाकर वो दोनों ड्रेस पहनकर बाहर जाते हैं। तो साक्षी ने जो ड्रेस पहनी थी वो सोने की ड्रेस बन जाती है और पायल की ड्रेस चांदी की ड्रेस बन जाती है। और ड्रेस पहनते ही दोनों का रंग भी काफी गोरा हो चुका था, जिसके बाद दोनों परियों की तरह खूबसूरत लग रही थी। भाभी, ये क्या हो गया? हम इतने खूबसूरत कैसे हो गए? और ये ड्रेस सोने चांदी की कैसे बन गई? बाबा ने कहा था ना ये ड्रेस जादुई ड्रेस है, शायद ये इन्हीं का कमाल है। वाओ, मैं तो कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। तभी दोनों शो में ड्रेस पहनकर जाते हैं, जिसके बाद दोनों की खूबसूरती और उनकी यूनिक ड्रेस देखकर दोनों ये शो जीत जाते हैं और दोनों को मिस ब्यूटी का खिताब और 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। तभी दोनों अपने गांव, अपने घर आते हैं और वो जादुई ड्रेस उतारते हैं तो उनका रंग अब भी गोरा ही था। देखा पायल, इसे कहते हैं समय का पलटना। हम खूबसूरत भी हो गए और हमारी परेशानी भी दूर हो गई। अब हम शहर में इन पैसों से एक घर खरीदकर वहीं रहकर मजे से अपना जीवन बिताएंगे।
तभी दोनों शहर में एक घर खरीदकर अपने जादुई ड्रेस से कई सारा सोना चांदी निकालने लगे और उन्हें बेचकर मजे से अपना जीवन बिताने लगे। तो देखा दोस्तों, भाग्य बदलते देर नहीं लगती। अब कल तक जिन लड़कियों को रिश्ते नहीं आ रहे थे, आज उन साक्षी पायल से शादियां करने के लिए लोग मरे जा रहे थे। तो इसी को भाग्य का खेल कहते हैं।